हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें इलास्टिसिटी हमारा कंसेप्ट चल रहा है अभी तक। ठीक है, आज के वीडियो में इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। आज का जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको बताना था कि एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, मतलब हो गया है शुरू। ठीक है, उस पर एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है। एक व्लॉगिंग चैनल है, एक वीडियो उस पर अपलोड है। आप उस चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, मजाक मजाक में चैनल वो बन गया है, लेकिन वो चैनल कैसा बना है वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है एक, उस पर अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की है, अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब है वो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। ठीक है, तो अगर टाइम मिलता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए। अगर कुछ अच्छा लगा तो लिखिए, बुरा लगा तो भी लिखिए। ठीक है, लेकिन इस चैनल को जैसे सपोर्ट किया है वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे आप, ऐसी आशा करता हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस हमने पढ़ा है, स्ट्रेन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन या फिर इस टॉपिक के लिए स्ट्रेस मतलब मान लेते हैं कि फोर्स, स्ट्रेस मतलब मान लेते हैं फोर्स, और स्ट्रेन तो हमको मालूम है चेंज इन डायमेंशन। यहाँ पे वायर लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे वायर, उसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों भी कौन से टाइप के होंगे? दोनों भी हमारे टेंसाइल होंगे, टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक रिजिड सपोर्ट लेंगे हम। ठीक है, ये हुक है, इसको हम क्या करेंगे, एक जो वायर है हमारी वो वायर इसको लटका देंगे, और नीचे ये पैन है, ये क्या है? पैन। मान लो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की वो है 5 मीटर, मतलब उसको लटकाने से पहले, वायर को लटकाने से पहले, और इस पैन में कुछ भी वेट रखने से पहले क्या है, उसका लेंथ कितना था? 5 मीटर। 5 मीटर मतलब उसका ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, कितना है? 5 मीटर। हमें ये कर्व कैसे मिलेगा? ये जो कर्व हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे मिलेगा? हम वायर को लटकाएंगे, ठीक है, और ये जो पैन है ना, इसके अंदर आधे आधे किलो के हम वेट रखते जाएंगे। पहले आधा किलो वजन रखेंगे, यहाँ पे वेट रखेंगे, उसके बाद में मेजर करेंगे। आपको मालूम है स्केल, एक वर्नियर स्केल होती है, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, अपनी ये सेंटीमीटर स्केल अलग होती है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल काम नहीं करेगी, आपको वर्नियर स्केल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वायर जो है वो मेटल की वायर है, एक मेटल की वायर है, उसको हमने सस्पेंड किया है। एक एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट को है, फ्री एंड को एक पैन लगा हुआ है, जिसके अंदर हम वजन रखेंगे, वेट रखेंगे, मतलब क्या? स्ट्रेस लगाएंगे, मतलब स्ट्रेस लगाएंगे। और स्ट्रेस कैसा लगाएंगे? आधा आधा किलो। पहले आधा किलो रखेंगे, ठीक है, इसमें, और मेजर करेंगे कि कुछ चेंज हो रहा है क्या। सेंटीमीटर में तो चेंज नहीं होगी तुरंत, है ना, क्योंकि क्या है, मेटेलिक वायर है, और आधा ही किलो हम रख रहे हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर में चेंज होगा। तो कम जो एकदम स्मॉल लेंथ है वो मेजर करने के लिए हमको वर्नियर कैलिपर लगता है, तो वर्नियर कैलिपर से हम बाद में मेजर करेंगे। मान लो 5 मीटर है, 5.001 मीटर हो गया, तो 0.001 मीटर, इतना क्या होगा उसका एक्सटेंशन या एलोंगेशन। एक्सटेंशन या एलोंगेशन को हम स्मॉल एल से, ठीक है, उतना स्ट्रेन। अगर डायमेंशन चेंज हुआ, पहले इतना था, बढ़ गया, इतने से बढ़ा, तो इतना क्या आ गया, उसके अंदर स्ट्रेन आ गया। समझ में आ रहा है? पहले 5 मीटर था, बाद में 5.1 मीटर हो गया मान लो, तो स्ट्रेन कितने का आ गया? 0.1 का आ गया। सही है, ऐसा मान के चलिए इस ग्राफ के लिए। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर डायमेंशन में चेंज ही नहीं होगा तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा। अगर वायर की लेंथ जरा भी बढ़ गई, थोड़ी सी भी बढ़ गई, तो मानेंगे हम कि उसके अंदर स्ट्रेन आ गया है। ठीक है, तो प्रोसेस वही होगा, वायर को लटकाएंगे, पैन है, पैन के अंदर आधा आधा किलो डालते जाएंगे वजन, आधा किलो डाला, मेजर किया, वापस एक्स्ट्रा आधा किलो डाला तो 1 किलो हो जाएगा, वैसे। ठीक है, उस तरह से हम जाएंगे। तो जब हम उसका ऑब्जर्वेशन ग्राफ के हिसाब से लिखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिया है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिया है। जनरली क्या होता है, 90% ग्राफ्स में क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड है, वो वाली क्वांटिटी एक्चुअली हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो हम चेंज करते हैं, जिसको चेंज करना खुद हमारे हाथ में है, ठीक है, वो वाली क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इस केस में जो चेंज हो रहा है वो स्ट्रेस चेंज हो रहा है, क्योंकि वेट कौन रख रहा है? हम रख रहे हैं, है ना, तो हम स्ट्रेस कर रहे हैं चेंज। तो स्ट्रेस कायदे से
एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ के लिए एक्सेप्शन है क्या, कि हमने यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, स्ट्रेन लिया है। और जो खुद ब खुद अपने आप चेंज होता है और जो चेंज हमें ऑब्जर्व करना होता है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो कायदे से वाई एक्सिस पे ये स्ट्रेन आना चाहिए था, लेकिन ये जो ग्राफ है इतना फिर हमको सोफिस्टिकेटेड नहीं मिलता। ग्राफ का शेप हमें अलग ही मिलता जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते थे। तो वो ग्राफ का शेप अच्छे से आए, उसको हम स्टडी अच्छे से कर पाए, इसके लिए एक एक्सेप्शन हमने करा कि ये जो स्ट्रेन जो खुद ब खुद चेंज होगा, स्ट्रेस चेंज करना हमारे हाथ में है, ये चेंज करना हमारे हाथ में नहीं, ये अपने आप होगा स्ट्रेस के हिसाब से। तो इंटरचेंज होना चाहिए था, लेकिन इस केस में एक्सेप्शन है। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस क्या होगा वो तो आपको मालूम है। वायर लटकाया, पैन में आधा आधा किलो वजन, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों मेजर करते जाएंगे, हमको ऐसा ग्राफ मिलता जाएगा। ग्राफ में देखो अगर ये जो है ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन 4 या 5 मार्क के लिए आएगा। उसमें वेटेज कैसा हो रहा है, 4 या 5 मार्क कैसे बटे होंगे। 1 मार्क इसके लिए होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ढंग से दिखाओ, स्ट्रेन दिखाओ, स्ट्रेस दिखाओ, ग्राफ निकालो, पॉइंट अच्छे से लिखो, 1 मार्क। ठीक है, उसके बाद में ग्राफ पे जो पॉइंट है ना उनको ऐसा एक्सप्लेन करो नीचे। एक्सप्लेन मतलब उनका इंट्रोडक्शन दो खाली, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, 1 और आधा 1.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 ये इसमें 2 2 3 3 स्टेटमेंट लिखते जाओ, आपको कंप्लीट 4 या 5 मार्क जो भी होगा वो मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी जो है आपका ये आ सकता है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी आया तो ये नहीं आता है, ये नहीं आया तो स्ट्रेन एनर्जी आता है। ठीक है, लेकिन आता जरूर है। पहले हम देखते हैं पार्ट ओ। देखो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ई है। ओ से लेके ई तक एकदम स्केल से स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन और स्ट्रेस इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जिस मल्टीपल में हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी के मल्टीपल्स में मतलब हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है। कुछ कांस्टेंट होता है, ठीक है, उस कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंपली जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इधर स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना स्ट्रेस हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ाया है, तब हमारा स्ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक जा पाया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मेटल की वायर है, उसका यंग्स मॉडुलस वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इतना समझ रहा है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। ये इतना नहीं, सॉरी, ये यहाँ से ऊपर, तो इतना हमारा स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। ठीक है, पॉइंट नीचे लाएंगे ना। लेकिन O से लेके E तक आपको क्या समझ में आता है, O से लेके E तक हमको इतना समझ में आता है कि अप टू पॉइंट E जो स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, स्ट्रेन को। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कहीं तो पढ़ा है हमने, ये क्या है हमारा हुक्स लॉ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अप टू ई क्या है, हुक्स लॉ इज ओबेड, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो किया जाता है। लेकिन हुक्स लॉ में एक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसका एक पार्ट है उसका, उसमें हम लिखते हैं कि इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेस हमने लगाया कहां से लेके O या 0 जो कुछ है, 0 से लेके हमने E पॉइंट तक स्ट्रेस लगाया। कितने पॉइंट तक स्ट्रेस लगाया, E पॉइंट तक। तो E पॉइंट तक ही क्या है हमारा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बाद में देखो एक ग्राफ कर्व हो रहा है वो बाद में, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि E पॉइंट तक जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तब क्या होते जाएगा हमारा, द स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब क्या, E पॉइंट तक ही हमारा क्या हो सकता है, E पॉइंट अप टू E पॉइंट तक ही हमारा हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा, मान लो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, मतलब इसमें वेट रख रहे हैं, मान लो 10 किलो रख दिया हमने, E कितना है 10 किलो, E कितना है 10 किलो। अगर मैं ये 10 किलो निकाल दूं, अगर मैं ये 10 किलो निकाल दूं तो प्रैक्टिकली आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए कि अभी ये जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। जैसे ही मैंने 10 किलो बाहर निकाल दिया, अभी स्ट्रेस कितना हो गया, अभी स्ट्रेस 0 हो गया।
अभी स्ट्रेस अगर जीरो हुआ तो हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेन ने भी कितना होना चाहिए, स्ट्रेन ने भी जीरो होना चाहिए, और होगा। क्यों होगा? क्योंकि ई जो है हमारा अभी भी किसके अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ई जो है हमारा किसके अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ई तक जो स्ट्रेस लगाया है वो, इसलिए देखो यहाँ पे ई को भी लिखा है, ई क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस, इतना मैक्सिमम स्ट्रेस, उतना मैक्सिमम स्ट्रेस कि उतना स्ट्रेस हम वायर को लगा सकते हैं, लेकिन उतना वो मैक्सिमम होगा कि जहां तक हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उससे आगे गया तो फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वाला लॉ ओबे नहीं करेगा, उस लॉ ओबे नहीं करेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि बाद में क्या है, वायर की अपनी खुद की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स को अपोज करने की, वो स्ट्रेंथ क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। इलास्टिक लिमिट तक जब तक इलास्टिक लिमिट तक ही हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तब तक वायर के अंदर भी उतनी प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है कि वो अपोज कर सके, ठीक है, उस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को। तो जैसे ही हम 10 किलो निकाल देंगे, जैसे ही हम 10 किलो निकाल देंगे, वापस जो है, जो भी वायर एक्सटेंड हुई है इस 10 किलो की वजह से, जितनी भी वायर एक्सटेंड हुई है वो वापस क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ उसकी ले लेगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ द स्ट्रेस अगर हमने रिमूव कर दिया, इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड द वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ उसको वापस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि अभी हमने स्ट्रेस जीरो कर दिया, वजन वेट निकाल दिए, यहाँ से स्ट्रेस जीरो कर दिया, ई पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे होता है। मतलब क्या, स्ट्रेस जीरो करेंगे तो हमारा स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, वायर के अंदर की कुछ जो स्ट्रेंथ है एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की, ठीक है, और थोड़ी स्ट्रेंथ यूज हो गई। क्यों? 10 kg वेट में यूज हो गई थोड़ी। अभी हम क्या करेंगे, ई पॉइंट तक आ गया, बस इतना ही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। अभी हमने ई पॉइंट से मतलब 10 किलो से भी ज्यादा वजन रख दिया, मान लो मैंने रख दिया अभी 11 kg। अभी 11 kg जो है, ये वाला स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस की वैल्यू अभी बढ़ रही है, और ये जो वैल्यू है वो इलास्टिक लिमिट के ऊपर चल गई। इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाना मतलब क्या, इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाना मतलब अभी हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो ई से लेके ई डैश तक क्या होगा, स्ट्रेस विल नॉट बी, ऐसा लिखना, स्ट्रेस वोंट बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। कौन से पोर्शन, अभी ई के ऊपर आ गए अपन, ई तक ही हुक्स लॉ ओबे होगा, ई के ऊपर कहाँ पे भी हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। मान देखो, जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो कहाँ तक है, ई तक ही है। उसके बाद में तो सारा कर्व है, कर्व मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और दूसरी एक चीज, यहां से इतना स्ट्रेस बढ़ाया तब हमको यहां से इतना, मान लो ये लाइन जब नीचे खींचेंगे तो इतना आ जाएगा, तो यहां से इतना स्ट्रेन मिल रहा था, मतलब ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन मिल रहा था। अभी देखो यहां से, चलो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक, और दूसरा यहाँ तक। यहां से यहां तक आने के लिए मुझे यहां से यहां तक इतना बड़ा स्ट्रेस लगाना पड़ा, ठीक है, लेकिन बाद में देखो करीब करीब उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन उसके लिए आगे मुझे सिर्फ कितना स्ट्रेस बढ़ाना पड़ा, इतना ही। इसका मतलब क्या है, अभी वायर के अंदर की जो स्ट्रेंथ है एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाया, कितना स्ट्रेस बढ़ाया हमने, इतना ही स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, लेकिन उतने से स्ट्रेस में स्ट्रेन कितना हो गया, ज्यादा हो गया। और हमारा कर्व देखो, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी कर्व हमारा क्या हो गया, झुक गया। कहाँ झुक गया, ऐसा जो जा रहा था वो ऐसा झुक गया, मतलब टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, कर्व हमारा बेंड हो गया टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे द कर्व बेंड्स टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो है, इसके लिए मेरे पास नोट्स भी है, क्लास 11 के कुछ चैप्टर के नोट्स भी है, 12th की भी कुछ नोट्स है, ठीक है। अगर वीडियो को व्यूज अच्छे मिलते हैं, सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ जाते हैं चैनल पे, तो एक टारगेट है सब्सक्रिप्शन का, अगर 6000 हो जाते हैं मेरे 10 तारीख तक, है ना, तो मैं सारे नोट्स अपलोड करते जाऊंगा एक एक वीडियो पे।
ठीक है। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, जल्दी जल्दी अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक एक वीडियो में अलग अलग चैप्टर के नोट्स में डालते जाऊंगा, ठीक है। द कर्व बेंड्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। अभी कर्व बेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस इसका मतलब क्या है, इसको समझो। स्ट्रेस यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बढ़ा, थोड़ा सा 1 ही किलो स्ट्रेस बढ़ाया मैंने, लेकिन स्ट्रेन की देखो बढ़ना, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इवन स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस कॉजेस सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब देखने लायक, ठीक है, मेजर करने लायक, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस। छोटा सा स्ट्रेस बढ़ाया लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारा स्ट्रेन बढ़ गया। हुक्स लॉ भी ओबे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओ, ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया। जो कर्व है हमारा, जो ग्राफ है हमारा, वो बेंड्स टुवर्ड्स क्या हो गया, हमारा एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ई तक इलास्टिक लिमिट है, लगाया हुआ लोड निकाल लेंगे, मतलब स्ट्रेस निकाल लेंगे तो वापस स्ट्रेन भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, मान लो अभी ये 11 किलो मैंने निकाल लिया, 11 किलो मैंने निकाल लिया। अगर 11 केजी 11 केजी हमारा इलास्टिक लिमिट होता तो क्या होता, 11 केजी पूरा निकालने पे हमारा स्ट्रेन भी कितना हो जाता, हमारा स्ट्रेन भी 0 हो जाता। लेकिन 11 केजी इट इज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के ऊपर चला गया। इलास्टिक लिमिट के ऊपर जैसे ही जाएगा और 11 केजी हम जैसे ही निकालेंगे, वापस 5 मीटर आना चाहिए, लेकिन 5 मीटर नहीं आता है। जरूर वायर ट्राई करती है कि 5 मीटर लाए, मान लो क्या होगा, एक एग्जांपल से समझा दो, 5.2 मीटर हो गया, 11 केजी पे 5.2 मीटर हो गया। जैसे 11 केजी में वेट निकाल लेता हूँ, स्ट्रेस निकाल लेता हूँ, तो आइडियली अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर होता हमारा, ठीक है, 11 केजी अगर हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर होता तो वापस हमें कितनी लेंथ मिलनी चाहिए थी, 5 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कितनी मिलेंगी मान लो हमको, 5.1 मीटर। मतलब क्या है, वायर अभी भी ट्राई कर रही है, वायर अभी भी ट्राई कर रही है, एक एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है वो, ठीक है। जैसे 11 केजी निकाल देंगे, वायर अपनी अपनी लेंथ वापस ऊपर 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 खींचेगी। वो 5 मीटर तक खींचना चाहती है, लेकिन अभी उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि पूरा 5 मीटर जो उसका ओरिजिनल लेंथ था वो उसको वापस नहीं मिल पाता है। जो 0.1 मीटर जो बड़ा हुआ है, सारा कुछ ट्राई करने के बाद ये परमानेंट उसके अंदर रह जाएगा। इतना जो एक्सटेंशन है ये परमानेंट अभी उसके अंदर रह गया, क्योंकि 11 केजी मैंने पूरा निकाल दिया। पैन में भी कोई भी वेट है, लेकिन 11 केजी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया वायर के लिए, ठीक है। तो वायर खींच गई, पूरा निकाल दो। वायर ने ट्राई किया उसका ओरिजिनल 5 मीटर लेने का, लेकिन और ऊपर खींचा भी उसने, लेकिन सिर्फ कितना खींच पाई, 0.1 मीटर ऊपर खींच पाई, बाकी 0.1 मीटर वो परमानेंटली वायर में इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन रह गया, ठीक है। तो वो जो 0.1 मीटर है वो अभी क्या है, परमानेंट स्ट्रेन आ गया उसके अंदर। भले ही पैन के अंदर अभी मैंने 0 कर दिया, फिर भी वायर के अंदर वो जो है वो परमानेंट स्ट्रेन उसके अंदर रह जाएगा। तो वो परमानेंट स्ट्रेन जो है वो OS है। ई डैश मतलब 11 केजी डाल के हटा दिया, हटाने के बाद भी इतना हमारे अंदर एक्सटेंशन हो जाता है, उतना उसका स्ट्रेन रह जाता है। तो वो जो परमानेंट स्ट्रेन रहता है उसको बोलते हैं परमानेंट सेट होगी वायर उधर, अभी उससे उस खींच अंदर नहीं जा सकती, अपने आप वापस 5 मीटर वो नहीं हो सकती है। तो परमानेंट सेट उसके अंदर रह गया, ठीक है। उम्मीद कर दो वायर स्टील हैज, वायर के अंदर अभी भी है, वायर स्टील हैज सम इलास्टिक प्रॉपर्टी। अभी ये वर्ड क्यों लिखा मैंने, या फिर ये सेंटेंस क्यों लिखा, क्योंकि 0.2 इतना बड़ा था, है ना। वायर ने खुद खींचा, कितना खींचा, 0.1 मीटर खींचा, लेकिन बाकी का 0.1 मीटर वो खींच नहीं पाई। लेकिन 0.1 मीटर खुद से खींचा ना उन्होंने, मतलब अभी भी उसके अंदर थोड़ी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फाइट कर रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। अभी वापस 11 केजी पूरा निकाल दिया, 11 केजी मैंने पूरा निकाल दिया। अभी वापस पैन में कितना केजी है, 0 केजी, लेकिन वायर के अंदर परमानेंट सेट आ चुका है, कितना, OS जितना। अभी जा रहे ई डैश टू वाई पे। देखो अभी वायर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ खो चुकी है, तो वापस हम इसमें 12 किलो 13 किलो डालेंगे क्या, नहीं, अभी स्ट्रेंथ उसकी चली गई, वायर ने हार मान ली है, ठीक है।
तो हम 11 किलो से कम भी, देखो धीरे धीरे हम स्ट्रेस कम कर रहे हैं, 11 किलो से कम भी अगर हम वेट डालेंगे, अभी ऑलरेडी वायर स्ट्रेंथ जो है वो छोड़ चुकी है, तो एकदम स्ट्रेस बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, ठीक है, फिर भी हमारा जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन क्या है, यहां से यहां तक बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट मिलेगा वाईपी, एक पॉइंट मिलेगा वाईपी। वाईपी पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस को क्या होगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है, ऐसी जा रही है हमारी लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस डायरेक्शन में कौन बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है हमारा स्ट्रेन, और वायर ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रही, मतलब ऊपर वाला मोशन नहीं है इसमें लाइन में, तो मतलब क्या है, हमारा स्ट्रेस कांस्टेंट है। स्ट्रेस कांस्टेंट है मतलब हम स्ट्रेस को बढ़ा नहीं रहे, हम स्ट्रेस को बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ऐसी जा रही है लाइन, मतलब हमारा स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये कब होगा, जब हमारा स्ट्रेस कितना होगा, वाईपी, और वाईपी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और यील्ड पॉइंट से शुरू हो जाता है प्लास्टिक फ्लो, मतलब अभी वायर ने छोड़ दिया, वायर ने छोड़ दिया, तुमको जो करो वो, वायर में अभी बिल्कुल भी इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं, ई डैश तक तो भी थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके अंदर बची थी, ई डैश के बाद में बिल्कुल भी नहीं, और वाईपी पे तो वो छोड़ ही देती है, ठीक है, वाईपी पे वो छोड़ देती है, फ्लो होने लग जाती है। आपने देखा होगा ना घर में जो पापड़ वगैरह बनाते हैं तब खींचते हैं उसको, ठीक है, बाद में उसका रॉड बनाते हैं, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ के रखो, धीरे 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 कट हो जाता है वो नीचे, उसी तरह से ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे तो, नहीं तो यहाँ पे इमेजिन करो, अभी 11 kg तक था ई डैश, अभी वापस पैन को 0 कर दिया, वापस मैं 11 kg तक नहीं गया, जरूर मैंने इसके अंदर वेट रखे, लेकिन अभी मुझे वापस 11 kg तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, 9 kg तक ही क्या हो गया, तभी हमारा वापस क्या हो गया, स्ट्रेन बढ़ना स्टार्ट हो गया, तभी हमारा लेंथ चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वाईपी तक क्या लिखेंगे, नाउ व्हेन वी इंक्रीज स्ट्रेस अगेन, अगर वापस हमने स्ट्रेस बनाना चालू कर दिया 0 से लेके वहां तक, देयर कम्स अ पॉइंट वाईपी, देयर कम्स अ पॉइंट वाईपी, वाईपी पे क्या होगा, जब हम इस वाईपी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जब हम इस वाईपी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि एट वाईपी, इसके बाद में आपको स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं, that means at yp even without increase in stress, ध्यान देना, even without any increase in stress, स्ट्रेस में इंक्रीमेंट नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ाएंगे, even without any increment in stress the strain increases, स्ट्रेन बढ़ती जाता है, वायर टेंजेंट है ना, ऊपर ऊपर नहीं जा रही है लाइन, सीधी सीधी डायरेक्शन में कौन बढ़ रहा है, स्ट्रेन, विदाउट इंक्रीज इन एनी स्ट्रेस द स्ट्रेन इंक्रीजेस, द स्ट्रेन इंक्रीजेस, एंड दिस कंडीशन ऑफ वायर इज कॉल्ड एज फ्लो कंडीशन, कौन सा कंडीशन, फ्लो कंडीशन, एंड हियर कौन सा फ्लो बिगिन होता है, प्लास्टिक फ्लो, अभी वायर कभी भी रिटर्न नहीं जाएगी, कभी भी वायर उसका 5 मीटर नहीं ले पाएगी, वो तो यहाँ पे ही हमको समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी यहाँ तक ई डैश तक थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी थी उसके अंदर, लेकिन वाईपी पे उसका फ्लो कैसा हो जाता है, प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो बिगिन, वायर ने सब हार मान ली, पहले इधर हार नहीं मान रही थी, वो फाइट कर रही थी, पूरी तरीके से नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी उसने फाइट करना भी छोड़ दिया, ठीक है। अभी तो देखो कुछ स्ट्रेस हम नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, अभी हमको वायर जल्दी तोड़नी है, तो हमने क्या करा, वापस 11 kg 8-9 kg पे ही ये वाईपी मिल गया था हमको, जल्दी जल्दी हमने वेट ऐड किया, जैसे जैसे हमने स्ट्रेस बढ़ाया वायर की लेंथ बढ़ती जाएंगी, मतलब स्ट्रेन भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट आएगा, ऐसे लिखेंगे, व्हेन स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड वाईपी, वाईपी से भी हमने स्ट्रेस बढ़ाना चालू कर दिया, तो क्या होगा, स्ट्रेन इंक्रीज, कैसे, फास्ट, एकदम फास्ट तरीके से हमारा स्ट्रेन बढ़ती जाएगा, मतलब इलॉन्गेशन, जल्दी जल्दी वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन हमको मालूम है
जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी डायमीटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी उसकी, कम होगी। ठीक है, तो रेडियस कम होती जाएगी और वायर में कहीं तो एक वीक पॉइंट होगा, वायर में कहीं तो एक वीक पॉइंट होगा, जस्ट जिस वीक पॉइंट पे एक नेक बनेगा। नेक बनना मतलब क्या, मान लो ये पॉइंट वायर का वीक है, तो दोनों साइड से वायर खींची जा रही है, रिजिड सपोर्ट जो है वायर को छोड़ नहीं रहा, ये भाई नीचे खींचा, तो दोनों तरफ से ऐसी लेंथ बढ़ रही है। किधर एक वीक पॉइंट होगा वहां पे क्या बन जाएगा, ऐसा नेक बन जाएगा, और उसी नेक से उसी से वायर के क्या हो जाएंगे, बाद में दो टुकड़े हो जाएंगे। तो वो पॉइंट कौन सा है स्ट्रेस का, नेक पॉइंट। ऐसा स्ट्रेस की वैल्यू, ऐसी स्ट्रेस की वैल्यू जिस स्ट्रेस पे वायर के अंदर एक वीक पॉइंट पे, वायर के अंदर एक किसी कमजोर पॉइंट पे क्या बनेगा, नेक बनेगा। उस नेक को ही मान लो 15 केजी रखा मैंने, 15 केजी पे वायर को ऑब्जर्व किया मैंने, 15 केजी पे यहाँ पे क्या बन गया, वायर के अंदर एक नेक बन गया। वही 15 केजी मतलब क्या, हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्योंकि जैसे ही नेक बना वायर कट हो जाएगी, वायर उस नेक से ब्रेक हो जाएंगी। तो नेक पॉइंट पे वायर ब्रेक होती है, नेक पॉइंट पे वायर ब्रेक होती है। ठीक है, अभी क्या है, स्ट्रेस कम करो मत करो, वायर अपने आप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो N2B एकदम सिंपल है, वायर ब्रेक्स, इतना ही लिखना खाली, वायर ब्रेक्स एट बी। और ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रेस को तुम बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी करो, वायर छोड़ चुकी है तो वायर ब्रेक हो जाएगी। नीचे 5th वाला जो है उसमें एक ही लाइन लिखना है आपको कि एट पॉइंट बी वायर ब्रेक्स। और एन को इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि नेक बन गया मतलब खत्म, उधर ही वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, बी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे वायर ब्रेक हो जाएंगे। स्ट्रेस या स्ट्रेन से कोई भी लेना देना नहीं, हम एक्चुअली स्ट्रेस घटा रहे हैं, है ना, नीचे आ रहेगा। स्ट्रेस घटाओ कुछ भी करो, वायर बॉडी में गई क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बढ़ती जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, नेक में एक बार कट, वहां से क्या हो जाएगी, आपकी वायर कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखो, जो टीचर है वो पूरा तो ये पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, टीचर जो है आपके देखेंगे ये वाला, एग्जामिनर जो है या फिर पेपर चेकर, ग्राफ एकदम अच्छे से होना चाहिए, सारे पॉइंट ठीक से दिखने चाहिए, और ये जो पॉइंट्स है उनको आपको इंट्रोड्यूस करते आना चाहिए। यहाँ पे जो इतनी जगह है जहाँ पे मैंने वायर ड्रॉ करी, उसी में वहीं पे इसको ये कर देना, तो देखते ही यहाँ पे 1.5 मार्क जो है आपका, 1.5 मार्क, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे 3-3 लाइन रखो, 1 2 3, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट तक 3-3 लाइन आपके हिसाब से कि क्या जरूरी है। ठीक है, और बाद में 4 और 5 में, चौथे पॉइंट में सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, 5th पॉइंट में सिर्फ 1 लाइन लिखनी है, उतना लिख दो, फुल मार्क्स, आधा मार्क भी नहीं कटेगा आपका, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, मुझे बताना कि दूसरे चैनल का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।